हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी में। आज बहुत पावन अवसर है, दीपावली का अवसर है और ये दीपावली के अवसर पर मैं अपने बच्चों के लिए, खासकर जितने भी मेरे व्यूअर्स बच्चे हैं, चाहे ऑनलाइन के हों या ऑफलाइन के हों या मेरे एकेडमी में आने वाले हों या हमारे आस पड़ोस के हों, एकेडमियों को भी हों, मैं सबके लिए आज आपको एक एसएससी के ऊपर और आने वाली पुलिस के ऊपर एक बैच लेकर आया हूं और ये बैच का नाम हमने रखा है मिशन बैच, ठीक। और ये मिशन बैच सिर्फ एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के वैकेंसी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये मिशन बैच उन पेट विद्यार्थियों के लिए भी है, उन टेट विद्यार्थियों के लिए भी है जो आगामी भर्ती के लिए सपना सजोए हुए हैं। इसमें जो कंटेंट दिए जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सभी कंटेंट जो है आपको उपलब्ध करवा जाएंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर एक क्लासेस संचालित होंगी, ठीक है। तो इस दीपावली पर ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मिशन बैच आज से आपको लॉन्च किया जा रहा है और दिया जा रहा है। इसमें मैं मधुसूदन सर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्लास लूँगा और जीके क्लास में करंट अफेयर्स लेता रहूँगा। मदन सर जी हो सकता है कि आपको जीके का क्लास ले, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग इस बैच का आगाज़ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को मेरा दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो, इसकी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। चलिए आज इस बैच की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम लोग ने सबसे पहले मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ पढ़ना है और मैथ की शुरुआत हम जब भी करते हैं तो नंबर सिस्टम से करते हैं। आज भी इस बैच की शुरुआत हम नंबर सिस्टम से ही करेंगे और नंबर सिस्टम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पेपर के लिए। हर पेपर में आप देखिएगा नंबर सिस्टम से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। टेट हो, पेट हो, एसएससी जीडी हो या पुलिस का हो या अन्य कोई भी पेपर हो, मैथ का जो नंबर सिस्टम चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम है और शुरुआत हम लोग नंबर सिस्टम से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इन्हें कहते हैं संख्या जो गिनने उनने काम आती है वो संख्या होती है। हम बोलचाल भाषा में हम वो लोग यही करते हैं। लेकिन संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है रियल्स नंबर, जिसे हम लोग कहेंगे वास्तविक नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक नंबर, ठीक है। जो वास्तविक संख्या होती हैं उन्हीं से प्रश्न बनता है आपको और यहीं से प्रश्न आएगा भी। काल्पनिक संख्याओं से प्रश्न आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताए हैं कि वास्तविक संख्या which can be denoted on the number line, जिन संख्याओं को हम एक लाइन पर, एक रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या या रियल नंबर होती हैं। और जिन संख्याओं को हम एक रेखा पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं वे सभी काल्पनिक होती हैं। और नाम से ही मालूम चल रहा है काल्पनिक, कल्पना में होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, इनको आप उतार नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं करनी में माइनस आ जाए तो समझिएगा वो काल्पनिक संख्याएं हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना, करनी में -1 को आई अगर डिनोट किया जाता है तो -1 बराबर हो जाएगा i²। तो यही है आपकी काल्पनिक संख्याएं, ठीक। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को हम लोग व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वैसे देखा जाए तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो पढ़ना है, सिलेबस में जो पढ़ना है वे हैं वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर्स नहीं आते हैं और ना पूछे जाएंगे आपसे, तो हम लोग को सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर और लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं, ठीक है। जो रियल संख्या और जो है रियल संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है उसे हम लोग कहते हैं जटिल संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप, 5 एक रियल संख्या है, 3i एक इमेजिनरी संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे कंपटीशन में अभी फिलहाल ये भी नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कौन बच्चों? पूछेगा हमसे कौन सा? रियल नंबर, ठीक है।
इसमें अगर मैं बच्चों कह देता हूँ तो कुछ मेरे छात्र हैं जो पुराने हैं, हाँ, और आप भी पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, साथ ही साथ आप कुछ हमारे उम्र के भी होंगे तो हमारे मित्र लगेंगे, तो आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। आप हमारे मित्र भी हो सकते हैं और आप हमारे बच्चे भी हो सकते हैं अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो ये है आपको रियल संख्या पढ़ना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कितनी रियल संख्या हम लोग को पढ़नी है, कौन कौन सी वास्तविक संख्या पढ़नी है उनकी। तो एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं, उनकी परिभाषा आपको हम नोट कराते जाएंगे, आप उनकी परिभाषाओं को लिखते जाइएगा, उदाहरणों को लिखते जाइएगा और साथ ही साथ देखिएगा कितनी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक। तो अब ये समझिए कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वे सभी संख्याएं जिनके सहायता से हम गिनती गिन सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनकी सहायता से हम गिनती गिन सकते हैं, ठीक है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। दूसरी चीज क्या है, दूसरा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बनती है, जीरो सहित, शून्य सहित, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, जैसे जीरो से स्टार्टिंग होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो दो चीज़ आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक क्या होती है और पूर्ण क्या होती है। अगर आपसे कोई कहे क्या जीरो जो है प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, ठीक है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर कोई कहे क्या जो है एक प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्ण संख्या है, तो वो दोनों है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या बारे में। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक संख्या पढ़ेंगे, संख्या जिसे हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं, ठीक। उनके आगे प्लस लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। तो जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1, 2, इनके आगे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, ... इन्फिनिटी तक। ये सभी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। नंबर 3 हो गया। अब हम लोग नंबर 4 की बात करेंगे, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो जिनके आगे, वे सभी संख्याएं जिनके आगे ऋण लगा हुआ है, वे सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनके आगे ऋण लगा हुआ है, वे सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी मानी जाती है। जैसे इसकी शुरुआत होती है, मान लीजिए इन्फिनिटी से ... मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 1। तो हम अगर कहें कि बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है -5। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है -1, ठीक है। तो जो संख्या माइनस में है, अगर वो छोटा है तो उसका मान बड़ा होता है, ठीक है। चौथा हो गया। अब पांचवी बात हम करेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो समझिए, अभी मैंने धनात्मक बताया, ऋणात्मक बताया,
और पूर्ण संख्या बताया। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? जीरो सहित, शून्य सहित सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। जीरो सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसी को हम लिखेंगे माइनस वाले को ही -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये एक पूर्णांक संख्या हो गई। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या होगी। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, पूरा जो है आपका क्लास दिया जाएगा। नंबर 6, अगर हम बात करें सम संख्या, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सम संख्या। ठीक है, वह संख्या जो 2 से कट जाती है, वह संख्या जो 2 से कट जाती है यानी विभक्त हो जाती है, वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाती है वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। अर्थात एक चीज और आप देख सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जिस संख्या के अंत में आप 0 देखिएगा, 2 देखिएगा, 6 देखिएगा, 8 देखिएगा, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक है, इतना से तो आप पहचान लोगे। उदाहरण के रूप में अगर आपको लिखना है तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर मेरा ये उठता है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो वो होगी 0। क्या होगी? वो होगी 0। 0 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 0 कैसे? वो तो 2 से स्टार्ट होती है, बहुत लोग 2 से बताते हैं, लेकिन 0 इसलिए होता है क्योंकि 0 जो है 2 से डिवाइडेबल होता है, इसलिए 0 जो है सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, तो आप सबसे छोटी सम संख्या क्या बताइएगा? 0 बताइएगा। अगर कोई पूछ दे या परीक्षा में पूछ दे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या है 2। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर कोई कह दे कि दो सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 2 सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। ठीक है, 2 सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या सीधा आपको ये जानना है, अपने दिमाग में आपको ये बैठाना है कि जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है वह विषम संख्या होती है। ठीक है, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वह विषम संख्या होती है। देखा तो ये गया है कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आते हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में उदाहरण में आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 डॉट 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 इसी तरह इन्फिनिटी। तो ये सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या जिसे आप लोग रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। रूढ़ संख्या
या इसको आप लोग प्राथमिक संख्या, प्राथमिक संख्या भी कहते हैं। इस अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, तो हम हिंदी में ही लिख रहे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, प्राथमिक संख्या, प्राइम नंबर, इतने नामों से ये जाना जाता है। और ये घुमा घुमा कर परीक्षा में ये पूछ लेता है इनके बारे में, ठीक है। कभी ऋण बोल देगा, तो कभी जो है अभाज्य बोल देगा, तो कभी प्राथमिक संख्या बोल देगा। बहुत सारे बच्चे जो है प्राथमिक संख्या जब बोलता है तो गड़बड़ कर देते हैं, वो समझ जाते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। वो क्या समझ जाते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से उनके जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्राथमिक संख्या जब भी बोले तो वह अभाज्य संख्या होगी, प्राथमिक संख्या जब भी बोले तो वह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, प्राथमिक संख्या किसे कहते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम पहले आपको बता देते हैं, आप सुन लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। जो संख्या एक से और स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी। कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। और अपने अलावा एक से भी वह कटती हैं। तो अब ये मत समझ लीजिएगा कि अगर एक से कटती है तो एक जो है भाज्य हो जाएगा या एक जो है अभाज्य संख्या हो जाता है। एक कभी भी न तो भाज्य होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक कभी भी न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। एक वास्तविक संख्या है, लेकिन वो कैसी है? एक प्राकृतिक संख्या है, एक जो है पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, एक विशिष्ट संख्या है, लेकिन न तो भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य। एक को कभी भी अभाज्य में मत रखिएगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है इसमें गलती कर देते हैं, हम क्लासरूम में देखते रहते हैं आपको पढ़ाते समय, ठीक है। तो ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं कि आप जो है अभाज्य अगर पूछा जाए तो उसकी शुरुआत आप एक से कर देंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। अभाज्य संख्या की शुरुआत कभी भी एक से नहीं होती है। तो किससे होती है सर? तो मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या की जब शुरुआत होगी, अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होगी उसकी शुरुआत होगी 2 से। किससे होगी? 2 से होगी, ठीक है ना। हाँ, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होगी। चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग ऊपर बात कर लेते हैं, हो सकता है कि नीचे कट रहा हो, ठीक। तो अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग जो है वह 2 से होती है। अभाज्य संख्या की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 2 से। किससे होगी? 2 से होगी, ठीक है। 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 11। 9 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 9 तो कटता है, 3 से डिवाइडेबल है। अगर 9 कटता है तो वह भाज्य हो जाएगा ना, अभाज्य कैसे होगा? तो 9 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद हो गया 13, 13 के बाद हो गया 17, 15 मत करिएगा, 19, 21 मत करिएगा, 23, ठीक है। 23 के बाद 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग ये 10 तो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे 31 हो जाता है, 37 हो सकता है, लेकिन ये 29 तक तो आपको याद रखने ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। हम खुद आपको क्वेश्चन देंगे, आप बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं के, तो कम से कम इतना तो स्टार्टिंग हो ही सकती है। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं के ऊपर, ठीक है। जैसे कोई पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कोई पूछ देगा या पेपर में पूछ देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। और पूरे अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भी है और एक ही सम संख्या भी है, 2, ठीक। अगर कोई पूछ दे सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या है 3, ठीक है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सा है?
3, और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, अनंत तक वो जाता रहता है। तो अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत हुई हमें हमारी 2 से स्टार्टिंग होगी, कभी भी 1 से स्टार्टिंग मत करिएगा, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले अभी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, आप थ्योरी समझ लीजिए, थ्योरी को लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके परिभाषाओं को जानना जरूरी हो जाता है, उसकी थ्योरियों को जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ संख्या के बारे में। अच्छा, तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया, 8वां नंबर था शायद ये, 9वां नंबर है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है भाज्य, भाज्य मतलब जो संख्या कटती होगी, और जो संख्या कटती है वो कहलाती है भाज्य संख्या, जो संख्या कटती है वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो जो भी संख्या कटेगी वो भाज्य होगी। किससे कटेगी भैया, अपने आप से तो कटेगी ही, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी। तो परिभाषा क्या बनती है, जो संख्या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम भाज्य संख्या में रख किसको सकते हैं। अब देखो, अब एक अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि एक न तो भाज्य न अभाज्य है, और भाज्य अभाज्य जितने भी होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये भी याद रखिएगा, जितने भी भाज्य अभाज्य होंगे वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो एक न तो भाज्य न अभाज्य है। अब एक है ये नहीं है, 2 और 3 तो यहाँ है, तो बचा कौन, 4। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 4, कैसे, क्योंकि 4 जो है 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए जो है हम 4 को जो क्या कहेंगे, 4 को प्रथम भाज्य संख्या कहेंगे, प्रथम भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम लोग 4 को प्रथम भाज्य संख्या बताएंगे, ठीक है। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 6 के बाद 8 के बाद 10 मत कर देना, बीच में 9 कटता है भैया, याद रखना आप। 10 के बाद 12 के बाद हो गया 14, 15 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जो संख्या कटती होगी वह भाज्य संख्या, जो संख्या कटती होगी वह भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। मुख्यतः संख्या 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, इन्हीं के भीतर सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनती है, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ। अब परिमेय संख्या कैसी हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई बटा वाली संख्या हो, जैसे 2 बटा के 7, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अगर कहें 3 सही 2 बटा के 5, तो ये भी परिमेय संख्या। अगर हम कोई धनात्मक संख्या लिख दे, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 7 खाली, तो ये भी धनात्मक संख्या भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक तो होगा ना भाई। अगर हम कह दें कि -5, तो -5 भी जो है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी एक होगा। अगर हम कह दें 0.67, तो जितने भी दशमलव वाली संख्या होती हैं सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम कह दें कि 0.79 उसके ऊपर बार, तो जितने भी बार वाली संख्या होंगी सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बाकी जो भी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और गौर करके आती है, जो परीक्षा में भी दे रहा है आजकल, कि करनी में दे देता है और पूछता है कि परिमेय कि अपरिमेय। करनी में दे देगा और पूछेगा कि परिमेय कि अपरिमेय। तो याद रखिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, जो करनी टूट जाती है वह करनी परिमेय संख्या होती है। जो करनी टूट जाती है वह करनी परिमेय संख्या
होती है। ठीक है ना, अगर टूट गई तो परमेय संख्या, नहीं टूटी तो अपरमेय होती है। ठीक, तो जो करनी टूट जाती है वो परमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल में आप जैसे हम आपको दे रहे हैं, सबसे नॉर्मली समझिए कि करनी में जो है 9 है, करनी में क्या है 9 है। अब 9 टूट जाएगा, 9 टूट कर 3 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे घनमूल में 8 है, ये टूट कर 2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे 216 लिखा है, चतुर्थ मूल है 256 कर दीजिए, 256 ये किसका होता है, ये 4 का हो जाएगा। मान लीजिए ये लिख दिया ऐसे 243, और यहाँ पंचमूल है, यानी ये किसका हो जाता है 3 का हो जाता है। जो करनी टूट जा रही है, जो करनी टूट जा रही है वो करनी क्या होती है, वो करनी परमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर, अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक, अपरमेय संख्या। तो अब अपरमेय संख्या की थ्योरी सुन लीजिए। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात जितने भी प्रतीक चिन्ह बनते हैं उनको आप अपरमेय संख्या में रख दीजिएगा। जैसे कि पाई, फाई, ओमेगा डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जिन संख्याओं को हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं P/Q के रूप में, वे सभी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और एक चीज अभी हमने बताया, जो करनी नहीं टूटती है, जो करनी नहीं टूटती है वह करनी अपरमेय संख्या कहलाती है। जो करनी नहीं टूटती है वह करनी अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में अगर हम कहें कि अब यहाँ पर 30 है, तो बताइए टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर हम कहें घनमूल में जो है 45 लिख दिए, टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो जो करनी नहीं टूटती है वह अपरमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो 11 पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, 11 पॉइंट हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाकर ऊपर लिखना फिर चालू करते हैं, ताकि आपको स्पष्ट दिखता भी रहे और आप अच्छे से समझ जाएं, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, चलिए 12वां पॉइंट। अभी आप कुछ देर पहले भाज्य पढ़े, अभाज्य पढ़े, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सह अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। ठीक है, ये सअभाज्य संख्या क्या होती है? ये सअभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन संख्याओं का म-स-प, जिन दो संख्याओं का म-स-प एक हो, 1 आए, एक हो, वे दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिन दो संख्याओं का म-स-प एक हो वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी कोई दो संख्या जो सिर्फ एक से ही कटे और किसी से ना कटे, वे सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे में अगर हम कहें 2 और 3 सअभाज्य है, 2 से कट जाएगा लेकिन 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा लेकिन 3 से 2 नहीं कटेगा, इसका म-स-प हमेशा एक होगा, इसलिए ये सअभाज्य। अगर हम कहें 3 5, ठीक है, कहें हम 5 7, हम कहें 7 9, हम कहें 9 17, ठीक है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम कह दें 4 और 16, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगी। सअभाज्य संख्या उसी संख्याओं को कहेंगे जिनका म-स-प एक आता हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब 13वां नंबर देखिएगा। 13वां नंबर आपको बता रहे हैं मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या। ठीक है, जो भी संख्या सही बटा में लिखी हो
जो भी संख्या सही बटा में लिखी हो वो मिश्रित संख्या होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। जो भी संख्या सही बटा में लिखी हो, जो भी संख्या सही बटा में आए, वे मिश्रित संख्या कहलाती हैं। बस जैसे कि आप इसको कह सकते हैं, जैसे 2 सही 1/3, ये सही बटा वाला जो है ये मिश्रित है। 3 सही 5 बटा के साथ ये मिश्रित है। मान लीजिए 5 सही 2/11 ये मिश्रित है। अगर कोई कहे 7/9 तो ये मिश्रित है? नहीं, ये परिमेय संख्या आप कहेंगे, ये मिश्रित नहीं है, ठीक है। तो जो भी संख्या सही बटा में लिखी जाती है, सही बटा में आए, वो मिश्रित संख्याएं होती है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक। किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे अगर हम कह दें, कि 65 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 64 होगा। 65 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 64 होगा। अगर हम 65 लिखे हैं तो 65 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 64 है। 65 के पहले वाली जो संख्या होती है, हाँ, वही 64 है। अब ये मत समझिए खाली 65 होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, अगर 66 है तो 65 हो जाएगा, 76 है तो 75 हो जाएगा, हाँ, 82 है तो 81 हो जाएगा। माने जिस संख्या को पूछे उसका पूर्ववर्ती पूछे, उससे पहले वाली संख्या जो है पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक है। जो भी संख्या पूछेगा उसके पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। पहले वाली कहने का मतलब हमारा ये है इसके पहले वाली संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, यह अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती संख्या क्या है? ठीक है, अनुवर्ती। जैसे पूर्ववर्ती में पहले वाली संख्या, अनुवर्ती का मतलब बाद में, यानी जो भी संख्या पूछे उसके बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या, ठीक है। जो संख्या पूछे उसके बाद वाली जो संख्या होगी वो अनुवर्ती संख्या कहलाएगी, यानी बाद वाली जो संख्या होती है वह अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम कहें कि बताइए 56 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 56 की अनुवर्ती संख्या 57 होगी, 57। 56 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 57 होगी, 57, ठीक है। तो 57 यानी 57 जो है अनुवर्ती संख्या है। क्लियर हो गया होगा? पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। 14 पॉइंट ये हुए आपके, ठीक। अब आपको देखने को मिलेगा क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, अब क्रमागत संख्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो क्रम से आए वही क्रमागत संख्या होंगी। वे संख्याएं जो क्रम से आए वही क्रमागत संख्या होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्रमागत संख्या 1 से ही प्रारंभ हो। अगर हम कह दें कि 10 से प्रारंभ हो रही हो तो 10, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या है? क्रमागत संख्या है। ये सभी क्या है? क्रमागत संख्या है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें x के रूप में तो हम लिखेंगे x, पहले क्रमागत संख्या x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, डॉट इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल बनाते समय इसका भी उपयोग आ सकता है क्रमागत संख्या का, ठीक है। तो क्रमागत संख्या यानी क्रम से आने वाली संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? क्रमागत संख्या। अच्छा, ये 15 नंबर रहा होगा, सॉरी ये 15 नंबर रहा होगा। अब 16 नंबर सुनिए, कहता है कहीं कहीं सम क्रमागत संख्या, ठीक है। सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या। सम अभी मैंने बताया था सम क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है वो सम होता है। यानी वे संख्याएं जो क्रम से आए और 2 से भी कटती हों वे सम क्रमागत संख्या कहलाएंगी। माने वे सम संख्याएं जो क्रम से आती हों वे सम क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। और जरूरी नहीं है कि इसकी शुरुआत 2 से ही हो, ठीक है, या 0 से हो, ये कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं से भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें 16, 18, 20, 22,
24 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ये सब जो है समक्रमागत संख्याएं हैं, समक्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अगर x के रूप में लिखें तो ये x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे सम क्रमागत हो सकता है, वैसे विषम क्रमागत भी हो सकता है। विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या। ठीक है। यानी वे विषम संख्याएं जो क्रम से आती हों, वे विषम संख्याएं जो क्रम से आती हों विषम क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये भी स्टार्टिंग इसकी 1 से हो। ठीक, ये कहीं से भी हो सकता है। जैसा अगर हम कहें 17 के बाद हो जाएगा 19, 21, 23, 25 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? विषम क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं। और विषम क्रमागत संख्याओं को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं: x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है। और अभी कुछ देर पहले मैंने वास्तविक संख्या बताया था। रियल नंबर्स, तो आप बस एक ही बात कह सकते हैं कि सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको 18 प्रकार की संख्याएं पढ़ाया जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, और इनसे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बनते हैं। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपसे यहीं से भी बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं कुछ प्रश्नों को लेता हूँ, ठीक, कुछ प्रश्नों को लेता हूँ और आपको मैं कराता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन अगर दे दे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है। ठीक। तो आप इसका आंसर जो है, जितने भी हम चीज़ें बता रहे हैं, आप इसका जो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिए। मैं इसका आंसर अगले जो है वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। ठीक। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। चौथा क्वेश्चन सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है। सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी है। पांचवा क्वेश्चन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। छठवां क्वेश्चन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सातवां क्वेश्चन, ठीक है, सातवां क्वेश्चन ये बन गया कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं। ठीक है। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा ये है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है। ठीक है। ये हमारा आठवां क्वेश्चन। ठीक। आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन हमारा ये है कि एक किस प्रकार की संख्या है। एक किस प्रकार की संख्या है। और 10वां क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये 10 प्रश्न आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करके देना है। ठीक है। और इनका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको देंगे। ठीक।
तो आपको वहाँ पर हम कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। आप भी देखते हैं कि आप लोग कितने लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा, मुझे कंफर्म रहेगा कि आप जो है हमारा वीडियो देखें और आप हमको पसंद करते हैं, आप अपने मधुसूदन सर जी को लाइक करते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिशा एकेडमी के बारे में आप सोचते भी हैं। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्हीं के ऊपर जो है मैं और सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ इनके आंसरों के साथ। हाँ, दीपावली आपकी मंगलमय हो और आपके घर में धन की वर्षा हो, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।